नमस्कार। यद यदाचरति श्रेष्ठत तदत देवेतरो जना स यत प्रमाणम करुते लोकस्तदत अनुवर्तते। महान हस्तियों के उठाए गए कदमों पर ही आम लोग चलते हैं। जो आदर्श वो समाज में करते हैं, दुनिया उनको जीवन में उतारने की कोशिश करती है। भगवत गीता का 3रा अध्याय 21वां श्लोक। अधिनायकों, नेताओं के लिए चुनौतियों का खेल उनको रेखांकित करता है। क्या नरेंद्र मोदी इस आदर्श वाक्य पर खरे उतरते हैं? गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री के 7 साल के कार्यकाल में क्या उनका गवर्नेंस मॉडल यानी शासन करने का तरीका जनता के लिए हितकारी रहा है? नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस के 20 साल पूरे होने के मौके पर हम मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आंकेंगे, जानेंगे, परखेंगे कि क्या उससे देश को मिला है, गरीब और अंतिम आदमी का कितना भला हुआ है, देश की तस्वीर आखिरकार कितनी बदली है। सरकारी योजनाओं का फलक बहुत बड़ा है। 4 कड़ियों में हम मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस की पड़ताल करेंगे कि कोशिश करेंगे समझें इसको। मोदी के नए भारत का सपना, नए भविष्य गढ़ने की कोशिश, जनता के कल्याण के लिए मोदी की प्रतिबद्धता, लाल फीता शाही, अफसर शाही पर सुधारों की कैंची चलाकर नेशन फर्स्ट का नारा देना, यह मोदी के शासन की पहचान है। तो मोदी के नए भारत के सपने की पड़ताल हम शुरू करते हैं फ्यूचर सेंस, नए भारत के इस विजन पर, जहां फिट इंडिया, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल इंडिया, सब कुछ है। गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के दौर से ही मोदी का विकास मॉडल डेटा और तकनीक से ही बढ़ा है। उनके शासन काल में गुजरात को तकनीक आधारित शासन प्रणाली अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला है। मोदी मॉडल ने उमंग ऐप, कोविन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके गवर्नेंस में बड़ा बदलाव किया है। मोदी का पहला बड़ा लक्ष्य था डिजिटल इंडिया, और यह बदलाव उससे ही संभव हुआ। बेहद समझदार, तकनीक के माहिर जानकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तकनीक का कोई पहलू अछूता नहीं। राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही नरेंद्र मोदी ने डिजिटल दुनिया को बहुत बेहतर समझा। राजनीति और तकनीक के मेलजोल के लिए बतौर मुख्यमंत्री संयुक्त राष्ट्र से सम्मान भी मिला। डिजिटल क्षेत्र में गुजरात स्वागत, ई धारा, ई सिटी, ई ममता जैसी ई योजनाएं लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य रहा। गुजरात में सीखे गुर राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए सफलता की कहानियां बने। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण डिजिटल इंडिया योजना लॉन्च की। और यहां से ई गवर्नेंस मिशन की नींव पड़ी। उमंग नाम की एक ऐप ने केंद्र और राज्यों की 1200 सेवाओं को एक फोन में उपलब्ध करा दिया। डिजी लॉकर जैसी सुविधा ने अहम दस्तावेजों को सहेजना आसान कर दिया। भीम ऐप और ई रूपी ने गांव-गांव तक डिजिटल पेमेंट के दरवाजे खोले। कोरोना वायरस के विरुद्ध भारत के युद्ध में आरोग्य सेतु ऐप और कोविन पोर्टल विजय का सेतु बनकर उभरे। नया भारत, डिजिटल इंडिया, नए भारत का भविष्य डिजिटल। चलिए देखते हैं कि डिजिटल इंडिया योजना का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। अब तक कुल 130 करोड़ आधार कार्ड बने हैं और देश में अब तक 5,900 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड का वेरिफिकेशन यानी उनको प्रमाणित किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक 43.29 करोड़ लोगों का बैंक खाता खुला है और इन खाता धारक लाभार्थियों के खातों में 1.45 लाख करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 39,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स ने 4.7 लाख नौकरियां दी हैं। 384 स्टार्टअप्स में कम से कम 4,509 करोड़ रुपयों का निवेश हो चुका है। डिजी लॉकर के यूजर देश भर में 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हैं और इनके तहत 400 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज जारी किए गए हैं। डिजी धन अभियान में 2.05 करोड़ लोगों का पंजीकरण हो चुका है और डिजी धन में 26.51 लाख कारोबारियों को अधिकार दिए गए हैं। माई गॉव पोर्टल पर 1 करोड़ 95 लाख से ज्यादा
रजिस्टर्ड सदस्य हैं और इस पर 86 लाख से ज्यादा शपथ ली गई है। I think Prime Minister Modi has done remarkably well in marrying tech along with governance, because he has realized early on that tech is the only way to improve governance in this country. Because the biggest challenge in this country is, how do you make sure policy is executed well and the government benefits reaches the beneficiary directly? Today, if you look around you, 1.2 billion Indians have an Aadhaar phone. 18 lakh crores has reached their bank account directly. 440 million bank accounts have been opened. And everybody, 10 million gas stoves have been given. 9.5 crore, 10 crore gas stoves have been given. 9.5 crore farmers get money in the bank 3 times a year. And he has made sure that about 5 crore households will have a house by the time he finishes his program. So everything he has done is to make sure that digital is done, and he has saved 1,75,000 crores because money would have been lost, eaten away by middlemen. You know, when I joined the as Secretary of Electronics and IT in the year on the 1st of May 2014, and the Honorable Prime Minister had taken charge on 26th of May that year, and he started reviewing all the departments. So my turn came on 23rd of June, 2014. That day I made a presentation, and it was 2.5 hours actually. I took a chance and a risk to tell the Honorable Prime Minister that Sir, Aadhaar is one project which is really transformative, and it will save us. We have spent just about 9,000 crores or 8,000 crores on Aadhaar, but it has the potential to save a minimum of 50,000 crores every year. Just by ensuring deduplication of the beneficiaries and other things. So the Prime Minister listened to it. मोदी सरकार के सबसे बड़े कदमों में है जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना, सिस्टम में बन चुके भ्रष्टाचार के वो छेद बंद करना जिनके जरिए जनता का पैसा बिचौलियों की जेब में जाता रहा। ऐसा करने में मोदी सरकार कामयाब रही और यह उसकी बड़ी उपलब्धियों में से एक है। एक नजर डालते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम पर, जिसने जन का धन सीधे उसके हाथों में पहुंचाया। प्रधानमंत्री बनते ही जनधन योजना के बैंक खाते खोलना मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा उन लोगों के बैंक खाते खुले जिसके लिए बैंकों के दरवाजे ही बंद थे। इनके बैंक खाते तो खुले ही, साथ ही बीमे के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकने वाले लोगों को दुर्घटना बीमा भी मिला। जनधन खातों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़कर सिस्टम के वो छेद भी बंद कर दिए गए जिनके जरिए बिचौलिए जनता का हक मारते थे। इस कदम से केवल आम आदमी को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से राजकोष के भी हजारों करोड़ रुपए बच गए। देश के बचे धन को जनता पर ही खर्च कर दिया गया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान 8 करोड़ 69 लाख किसानों को केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मिल रही है। नया भारत, जनता का हक सीधे जनता के हाथ, भारत जो सीधे जन तक पहुंचाए उसका धन, वो है नया भारत। मोदी सरकार के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाभार्थियों को बड़ा लाभ मिला है। इसके तहत 2017-18 में 46.3 करोड़ रुपए लाभार्थियों को नगद दिए गए। 2018-19 में यह आंकड़ा बढ़कर 59 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2019-20 में आंकड़ा और बढ़कर 70.6 करोड़ रुपया हो गया। 2020-21 में करीब 30 करोड़ बढ़कर 98 करोड़ रुपए पर जाकर पहुंचा। 2021-22 में अब तक 54.5 करोड़ रुपए का नगद भुगतान हो चुका है। इन काइंड यानी जिन्स के तौर पर 2017-18 में 77.7 करोड़ का लाभ दिया गया। 2018-19 में 70.2 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट दिया गया। 2019-20 में लाभार्थियों को 74.1 करोड़ का लाभ मिला और 2020-21 में यह बढ़कर 81.9 करोड़ का लाभ हो चुका। 2021-22 में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट का आंकड़ा 77.9 करोड़ पहुंच चुका है। ये मोदी जी जो है 2 साल से जो जितना भी पैसा दे रहे हैं, जितने भी किसान हैं
और एक तो सम्मान बोल के वो जो किए हैं, हम लोगों को बहुत उनका आभारी हैं। बहुत अच्छा बदलाव है। 6,000 रुपया मायने है। आजकल 6,000 रुपया कमाने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है। ये तो एक्स्ट्रा पेमेंट वो किए जो मोदी जी बहुत हम लोगों के लिए सम्मानदायक काम किए हैं। पहले तो कांग्रेस लोग तो कुछ भी नहीं किए। कम से कम ये 2017 में 6,000 रुपया बाढ़ पीड़ित में दिए। हम लोगों को बहुत खुशी का बात हुआ। हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है 6,000 रुपया किसान को दे रहा है, तो जो भी दे रहा है ना भाई, उससे मांगेंगे 10 रुपया हमको देगा कोई, क्या 2 रुपया देगा कोई? 6,000 आया तो बहुत है किसान के लिए, जो भी है बहुत है ना। 10 बोरा तो उड़िया तो मेरा होगा, 20 बोरा तो खाद तो होगा। मोदी जी से बहुत राहत मिला है। 6,000 रुपया सालाना मिलता है। और मोदी जी हमारा गांव में काम भी बहुत किया है। लाइन नहीं था, रोड नहीं था, रोड बन गया, लाइन आ गया। बहुत हम लोग को अच्छा लगा। अभी बहुत अच्छी योजना है, हमारे काम आती है। वह पैसा नहीं होता, हम निकाल के अपने खर्चे में लगाते हैं। अच्छी योजना है। लाभ बहुत हो रहा है, पैसा आ रहा है। मतलब जो बना हो वह लो, जो जोतना है जोत लो, अपना पैसा तो आ रहा है। अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश शक्ति प्रदर्शन के असरदार सॉफ्ट टूल स्पोर्ट्स के जरिए दुनिया में अपनी धाक जमाते हैं। वेस्ट जर्मनी, साउथ अफ्रीका, करीबियाई द्वीप समूह, मेक्सिको जैसे देशों ने खेलों में मिली सफलता से विश्व मंच का रुख अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाबी हासिल की। विश्व मंच पर भारत की सफलता की यात्रा योग दिवस से शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र ने एक मत से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। खेलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की ख्याति पताका फहरा रही है और सरकार का फिट इंडिया मिशन नए भारत की सशक्त छवि गढ़ रहा है। ओलंपिक्स में 7 मेडल, पैरालंपिक्स में 19 मेडल। टोक्यो शहर भारतीय खेल जगत के सबसे ऐतिहासिक पलों का गवाह बना। लेकिन जिस देश में खेलों को निचले पायदान पर रखा जाता हो, उसने अचानक दुनिया का ध्यान कैसे खींचा? शुरुआत एक दशक पहले हुई। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खेल महाकुंभ शुरू किया। आइए, बेटा हो या बेटी, खेल के मैदान में समान शक्ति के साथ जुड़ जाएं। सालाना होने वाले इस जलसे में आज भी रिकॉर्ड 30 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। छह साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यही खेल महाकुंभ खेलो इंडिया यूथ गेम्स योजना की नींव बना, जिसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों की खेलों में भागीदारी बढ़ाना। टोक्यो में विजय का स्वाद चखने के बाद मोदी सरकार भविष्य की विजय पथ तैयार करने में जुट गई है। सरकार ने नई खेल प्रतिभाओं को खोजने के लिए एक स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल लॉन्च किया है। आने वाले पेरिस और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में और ज्यादा पदक जीत सकें, इस पर योजना तैयार करने के लिए सरकार ने एक अधिकार प्राप्त समिति तैयार की है। नया भारत, फिट इंडिया, विजय के लिए नए भारत का फिट बनना जरूरी है। फिट इंडिया मिशन मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है और जिसमें मोदी सरकार की अलग अलग मंत्रालय साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खेल, शिक्षा, पंचायती राज और ग्राम विकास मंत्रालय मिलकर लगे हुए हैं। इस अभियान के जरिए जनता को फिटनेस के गुर सिखाए जाते हैं। खास तौर पर ग्रामीण अंचल पर खास फोकस किया गया है जो ढांचागत विकास में पीछे है। इसका लक्ष्य देसी खेलों को बढ़ावा देना है, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभियान से जोड़ने का भी लक्ष्य है। When the first Khelo India was held, many of the athletes who participated in the first Khelo India school games are now part of the national team. So Khelo India is definitely contributing towards India achieving the excellence. I'll say that Khelo India is the scheme which has the twofold objective. One is the achieving the sporting excellence, other is the spread of the culture of sports. सर, आप जिस टाइम हम लोग जब सेमीफाइनल हारने के बाद बात किए हैं सर, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि जब जीतने के बाद सब हम लोग को तारीफ करता है, बट जब हारने के बाद जिस टाइम आपका फ़ोन कॉल आ गया सर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन था। आपने सर जो उस दिन कॉल किया और आपने इनकरेज किया, तो मुझे लगता है हम उस चीज़ से बाहर आ गए कि हमारा अदरवाइज हमारे अंदर बहुत दुख था कि हम बहुत मेडल के क्लोज जाके वापस आए। जिस घर का मुखिया अगर तगड़ा होगा ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता उस घर की प्रगति ना हो। तो सर मैं वही चीज़ आपसे रिलेट करता हूँ कि
कि सर हमारे देश का मुखिया ऐसा है ना कि ऐसा लगता है जैसे बच्चे स्कूल में फील नहीं करते अगर उनका बच्चा अगर पिताजी टीचर हो तो मेरा पिताजी टीचर है, तो मतलब हमें ऐसे फील होता है कि जैसे कि हाँ हमारे पीछे कोई खड़ा है कि हाँ आप देख लेंगे किसी को भी। और सर आपने कहा था जाने से पहले कि आप मत सोचना कि सामने कौन है, आप अपनी बेस्ट देना, आपकी प्रेरणा थी सर और भाग्य मेरे साथ था सर, आपके सामने सर ये प्रदर्शित करने का मौका मिला है सर। हर क्षेत्र में बढ़त बनाने के बाद भी भारत जैसा ताकतवर देश जलवायु परिवर्तन के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में अब तक कमजोर ही साबित हुआ। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, जल शक्ति जैसी योजनाओं ने समाज की दशा दिशा में बहुत बड़ा सुधार किया। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो बड़ा बदलाव कर सकता है और इस बदलाव की पहल हुई 2014 में लाल किले के प्राचीर से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है घर घर में इज्जत घर यानी शौचालय बनाना। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, फिट इंडिया, क्लीन इंडिया। पहली मोदी सरकार की सफलता गाथाओं में शुरुआती निर्णायक कामयाबी। 2014 में लॉन्च हुई इस योजना ने भारत को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई और देश भर में 10 करोड़ शौचालय तैयार किए गए। गांव में खासकर महिलाओं को दशकों से शौचालय नसीब नहीं थे। स्वच्छ भारत अभियान में सिर्फ शौचालय ही उपलब्ध नहीं कराए गए, बल्कि बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को शौचालय का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। नतीजा ये कि स्वच्छता अभियान देश में मिशन बना और 2014 के 38% के मुकाबले खुले में शौच से मुक्ति का आंकड़ा 2018 तक 90% पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में भी उच्च जीवन स्तर के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। इसलिए स्वच्छ भारत अभियान भारत के शहरों को सिंगल यूज प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए कचरा मुक्त बनाने की कोशिश में लगा है। 2019 से पूरे देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाना प्रधानमंत्री का लक्ष्य है। नया भारत, स्वच्छ भारत, क्योंकि नए भारत का सबसे पहले स्वच्छ भारत बनना जरूरी है। स्वच्छ भारत नए भारत का नया जन जागरण अभियान है। इसके तहत 89,184 लोगों ने स्वच्छ भारत बनाने की शपथ ली है। 2 अक्टूबर 2014 तक 1,071 लाख शौचालय बन चुके हैं। देश के 61.24 घरों में अब शौचालय उपलब्ध हैं। 2021-22 में 4,76,031 शौचालय अब तक बन चुके हैं। देश के 711 जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं और देश के 6,03,000 से ज्यादा गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। हम एक बार बाहर जा रहे थे काम के लिए, काम करने जा रहे थे क्योंकि हम सफाई कर्मी हैं, तो रास्ते में एक लड़का मतलब बच्चा था तो फोटो लेके हम लोगों का खेल रहा था, वही किताब जिसमें मोदी जी पैर धुले, तो हम देख के खुश हो गए और उसको ला के अपने भगवान जी के बगल में लगा दिए हैं। जब से हमारे मोदी जी हमारे पैर पखारे, हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा किया और दुनिया भी सोचती है, उनकी दुनिया पैर पड़ता है मगर उन्हें हमारे पैर पड़ा। जलवायु परिवर्तन में अपना उत्सर्जन घटाना भारत का लक्ष्य है। सबसे ज्यादा आबादी वाले दुनिया के दूसरे देश भारत पर पश्चिमी देशों के मुकाबले ज्यादा तेजी से ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाने का दबाव भी है। मोदी मॉडल ने इस चुनौती से भी निपटने का रास्ता तैयार किया। इस समय भारत 10% ग्रीन ईंधन का इस्तेमाल कर रहा है और 2025 तक ये आंकड़ा 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य है। सोलर और विंड एनर्जी पर तो पहले ही मोदी जी का जोर रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हाइड्रोजन हब बनाने का ऐलान भी किया। भारत के प्रधानमंत्री पर्यावरण और जलवायु के लिए चिंतित रहते हैं। 2013 में गुजरात पहला राज्य था जिसने जलवायु परिवर्तन पर अलग विभाग बनाया। मोदी गांधीनगर से प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली पहुंचे तो पर्यावरण के लिए उनकी प्रतिबद्धता का फलक भी बड़ा हो गया। वास्तव में G20 देशों के समूह में भारत इकलौता देश है जो जलवायु से जुड़े अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने के रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन 2021 विशेष साल बना है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पर्यावरण सुरक्षा के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया। भारत का एनर्जी इंडिपेंडेंट होना समय की मांग है, अनिवार्य है।
इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने पर देश भर को जल सुरक्षा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। नरेंद्र मोदी की लिखी किताब कन्वीनियंट एक्शन कंटिन्यूटी फॉर चेंज में पर्यावरण संरक्षण पर वो दस्तावेज और पहल दर्ज हैं जो उन्होंने गुजरात के सीएम रहते शुरू की और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर और जोर दिया। उनका संदेश साफ है, बिना क्लाइमेट जस्टिस के नए भारत का सपना साकार नहीं हो सकता। मोदी सरकार भारत में बड़ा ग्रीन मिशन छेड़े हुए है। इसके तहत कुल जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर जंगल और पौधारोपण हो चुका है। 2017 से अब तक जंगली इलाके में 5,188 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। 5 साल में 1,17,507 हेक्टेयर जंगल की बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 33% भूमि पर जंगल लगाने का लक्ष्य है। I personally think that whilst we are called the Ministry of Petroleum and Natural Gas, another title for this ministry could be Ministry for Energy Transition. Green hydrogen, I mean, I spend at least 30% of my working day looking at issues relating to green hydrogen, talking to my oil companies. I mean, it's going to get a boost when you put it in the refineries. But there are private sector players from all over the world who are coming and saying, I mean, one of our private sector companies has talked about 111, which the American Energy Secretary mentioned to me. $1 for 1 kilo for 1 decade. And the Prime Minister, I think, was very realistic. When he was speaking from the ramparts of the Red Fort, what did he say? He said that 12 lakh crore we are spending on import bill. He said we should become self-sufficient. By self-sufficient means, no, you are a importer, you are also an exporter. You import crude, you refine, you send it out. But you should not be spending that because your import dependence today is 85%. This ethanol policy introduced by Honorable Prime Minister in 2014, because earlier it was only 5%, but after that Prime Minister has enhanced it up to 10%, and within a span of 6 to 7 years, we could achieve the 100% target of 10% blending in ethanol in the petrol. Now, Prime Minister has now extended the percentage of blending to 20%. At the same time, Green India initiative taken by the Honorable Prime Minister, this use of ethanol in petrol is reducing the pollution by way of the emissions, by way of this diesel, use of the fuel as a diesel and petrol.